हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। वो न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर पे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी प्रेशर की और थ्रस्ट की और देखे थे बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह की पेमेंट करने की या कोई पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको एजुकेशन मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज का जो हमारा वीडियो है, लेक्चर है, वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है भाई, ये है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मतलब ये हमारे लिए है इम्पॉर्टेंट। क्या बोल रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन? Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? यूजुअली आप सबको पता होगा, स्कूल बैग हम सब कैरी करते थे या करते हैं, ठीक है। तो स्कूल बैग में आपने देखा होगा कि जो आपकी स्ट्रैप्स होते हैं स्कूल बैग के, यानी कि जो पट्टे होते हैं जिससे आप अपने स्कूल बैग को कैरी करते हो अपने शोल्डर पे, वो काफ़ी चौड़े होते हैं। अब सवाल ये पूछ रही है एनसीईआरटी कि अगर ये चौड़े ना हो, अगर ये काफ़ी पतले हों और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग के बने हुए हो या काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल के बने हुए, लेकिन इनका साइज़ कैसा हो, पतला हो, नैरो हो, तो स्कूल बैग को उठाना या उसको कैरी करना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? यूजुअली हम देखते हैं कि स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, काफ़ी ब्रॉड होते हैं। तो देखो रीज़न क्या है कि स्कूल बैग जब आप कैरी करते हो, उठाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है स्कूल बैग का क्या होता है, लोड होता है। इसमें आप बहुत सारे अपने क्या रखते हो, बुक्स रखते हो, नोटबुक्स रखते हो, टिफ़िन होता है, ठीक है, और वाटर बॉटल्स होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस स्कूल बैग का कोई पर्टिकुलर वेट होता है ना। और यही वेट जब आप अपने बैग को अपने शोल्डर पे कैरी करते हो तो यही वेट आपके शोल्डर पे आ जाता है। और हमें पता है कि वेट क्या है, वेट हम बोलते हैं कि ये फोर्स है जो कि अर्थ हम पे एक तरह का जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाती टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसी के कारण जो है एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है ना। तो यहाँ पे स्कूल बैग का एक पर्टिकुलर वेट होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और अर्थ जो है इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि स्कूल बैग के अंदर वैसे ही काफ़ी लोड है, ऊपर से अर्थ भी अपनी तरफ क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से उसका आ जाएगा क्या, वेट। इतना क्लियर है? अब जब आप इसे अपने शोल्डर पे उठाते हो तो सारा वेट आ जाता है आपके शोल्डर्स के ऊपर। तो क्या होता है, स्कूल बैग इस वेट के कारण लगाता है क्या, एक फोर्स। फोर्स कहाँ लगाता है, हमारे शोल्डर्स के ऊपर ही लगाता है। अब अगर इन स्कूल बैग की जो स्ट्रैप्स हैं, जो इसके पट्टे हैं, अगर वो चौड़े होंगे तो जब वो हमारे शोल्डर्स पे आके कांटेक्ट में आएंगे, शोल्डर से कांटेक्ट में आएंगे, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारे शोल्डर पे कैसा बनेगा, ज़्यादा बनेगा। जितना मोटा इसका पट्टा होगा उतना ही ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है हमारे शोल्डर पे बनेगा। तो जब स्कूल का बैग का जो वेट है वो एक फोर्स लगा रहा है, और अगर ये जो फोर्स है वो ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ज़्यादा एरिया में डिस्पर्स हो रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। हमने क्या बोला कि भाई स्कूल बैग जो है उसका एक लोड होता है, ठीक है, और अर्थ के कारण क्या हो जाता है, स्कूल बैग का एक वेट आ जाता है। ये वेट जब आप स्कूल बैग को कैरी करते हो तो आपके शोल्डर्स पे आता है। ये वेट जो है एक फोर्स लगाता है हमारे शोल्डर्स के ऊपर। तो अगर स्कूल बैग की जो स्ट्रैप्स हैं वो चौड़ी होती हैं, उनका अगर एरिया चौड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो वो जो हमारे शोल्डर के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट बनाती हैं वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ ज़्यादा तो आने वाला जो प्रेशर है, यानी कि बैग के वेट के कारण जो फोर्स आ रहा है, ठीक है, बैग के वेट के कारण जो फोर्स आ रहा है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस एरिया में। और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट, हमने अभी अभी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ ज़्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर एनसीईआरटी की माने कि अगर स्कूल बैग की जो स्ट्रैप्स हैं वो काफ़ी पतली हों, पतली होंगी, तो क्या होगा, एरिया कम होगा उनका। जब हमारे शोल्डर पे आएंगी तो उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट भी क्या बनेगा, कम ही बनेगा, ठीक है। एरिया ऑफ कांटेक्ट सिर्फ इतना बना, स्कूल बैग के वेट के कारण एक फोर्स लग रहा है, वो पूरा का पूरा फोर्स कहाँ लगेगा, बस इतने से ही एरिया ऑफ कांटेक्ट में लगेगा। तो जब एरिया ऑफ
ऑफ कांटेक्ट होगा क्या, कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको इतना ज़्यादा पेन होगा अपने शोल्डर्स पे कि आप 2 कदम भी चल नहीं पाओगे भारी भरकम अपने स्कूल बैग्स को लेकर। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक बस इतना ही है कि हमें क्या करना है, अपने शोल्डर्स पे पड़ रहे प्रेशर को कम करना है। प्रेशर का फॉर्मूला हमने पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर कम कब होगा, जब एरिया बढ़ेगा, ठीक है। एरिया बढ़ेगा कब, जब स्कूल बैग की स्ट्रेप्स जो होंगी वो चौड़ी चौड़ी होंगी, ब्रॉड होंगी। अगर थिन हो गई तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा कम, बैग के वेट के कारण जो भी फोर्स आ रहा है पूरा का पूरा इसी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे आके गिर जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा हमारे शोल्डर्स के ऊपर। आई बात समझ में। तो ये एनसीईआरटी का सवाल था कि क्यों ऐसे स्कूल बैग जिनकी जो स्ट्रेप्स हैं वो पतली और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग की होती हैं उनको कैरी करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो जो पतली स्ट्रिंग्स होती हैं, पतली जो स्ट्रेप्स होती हैं, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम बनाती हैं हमारे शोल्डर के साथ। तो पूरा का पूरा बैग के वेट के कारण जो फोर्स आ रहा है वो पूरा का पूरा इसी एरिया ऑफ कांटेक्ट में आके गिर जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है शोल्डर्स के ऊपर। इसीलिए ऐसे स्कूल बैग्स को जो कैरी करना है वो हो जाता है डिफ़िकल्ट। आई होप ये आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट अच्छा 2 मीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट पर सेकेंड, 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। अब हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लगाया गया है ऑब्जेक्ट पे, 100 न्यूटन, और एरिया कितना है ऑब्जेक्ट का, 2 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो एरिया है 2 मीटर का, इसी 2 मीटर पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है कितना, 100 न्यूटन। तो इजी है, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज़ आपको दी गई हैं तो आपको वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूला में। तो 100/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 पास्कल, है ना। ऐसा यूनिट क्या बताई थी मैंने, उसकी फोर्स की, हम प्रेशर की कितनी बताई थी, पास्कल बताई थी। तो ये देखो क्या होता है, ये हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना हो जाता है, पास्कल हो जाता है। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज़ दी गई थी, वैल्यूज़ पुट कर दो फॉर्मूला में, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। एक ब्लॉक है इस तरीके का, ये दोनों ब्लॉक सेम है, ठीक है। एक कंडीशन में इसको खड़ा करके रखा गया है, ये टेबल टॉप है, ठीक है। इस ब्लॉक को कहाँ रखा गया है, एक टेबल के ऊपर रखा गया है। दोनों ब्लॉक अलग अलग नहीं है, सेम ही है। एक केस में, एक कंडीशन में क्या किया गया है, इस ब्लॉक को खड़ा करके रखा गया है, और दूसरे केस में क्या करा है, इसको लिटा दिया है टेबल के ऊपर। तो क्या पूछा है हमसे, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg, ठीक है। इसका मास कितना है भाई, 5 kg है। फिर इसके बाद में एंड इट्स डायमेंशंस आर 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 40, 20 और 10 सेंटीमीटर इस ब्लॉक के क्या हैं, डायमेंशंस हैं, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच यहाँ पे बताया गया है, तो ये डायमेंशंस दिए हैं। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप if it is made to lie on the table top with its sides of dimension this and this। एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, जिसका मास कितना दिया गया है भाई, 5 kg दिया गया है। डायमेंशंस उसके बताए गए हैं आपको। पहले केस में क्या किया गया है, उसको खड़ा करके रखा गया है। दूसरे केस में क्या कर दिया गया है, उसको टेबल के ऊपर लिटा दिया गया है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है दोनों ही केसेस में, कि भाई जब वुडन ब्लॉक को खड़ा करके रखा गया है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है टेबल टॉप के ऊपर, और दूसरे केस में क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर ही कैलकुलेट करना है। कब, जब उसे लिटा के रखा गया है टेबल टॉप के ऊपर, तो तब कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। इसको समझना इजी है। अब हमें पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमें फोर्स भी पता होना चाहिए और हमें एरिया भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम फोर्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स कितना लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर लगाएगा, है कि नहीं। ये ऑब्जेक्ट
फोर्स कितना टेबल के ऊपर एक्सर्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करेगा फोर्स अपने वेट के बराबर, है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू डब्लू, और डब्लू का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, mg। कल ही हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना होता है, फोर्स के बराबर। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स आ रहा है उसी के बराबर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है। वेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, यही तो पढ़ी थी कि इट इज़ द फोर्स जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो अगर हमें पता करना है कि भाई ये ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स बराबर होगा उसके वेट के। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। मास हमको पता है कितना दिया गया है, इसका मास दिया गया है हमको ब्लॉक का 5 kg, ठीक है। और इसके बाद में g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। तो 5 इंटू 9.8 कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40, 9 5 ज़ा 45, तो 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49। तो आपका फोर्स कितना आ गया भाई, 49 न्यूटन, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। हमने क्या किया, हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया के ही फॉर्मूले से करेंगे। फोर्स क्या निकाला है हमने, हमको पता करना है कि भाई ये ब्लॉक जो है टेबल के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा जितना उसका क्या होगा, वेट होगा। वेट का फॉर्मूला क्या हमने देखा था, m इंटू जी। मास कितना दिया है 5 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कितना लेते हैं, 9.8 लेते हैं। तो 5 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल्स टू 49। तो ये ब्लॉक जो है वो टेबल के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो हो जाएगा 49 न्यूटन। अच्छा, अब ज़रा एक बात बताओ, दोनों ही केसेस में क्या जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है वो टेबल टॉप के परपेंडिकुलर है, यानी कि टेबल का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है क्या। देखो टेबल का सरफेस, देखो ग्रीन कलर से देखना, टेबल का सरफेस क्या है, कुछ इस तरीके का, जो मैं ग्रीन लाइंस बना रही हूँ ये क्या है, टेबल का सरफेस है। अब ब्लॉक क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, और फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, देखो नीचे ही तो है। तो सही बात है, ये जो फोर्स ब्लॉक एक्सर्ट कर रहा है टेबल के ऊपर, उसे हम क्या कहते सकते हैं, उसको हम थ्रस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा ये बताओ कि क्या थ्रस्ट की अभी जो हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है, वैल्यू निकाली है, क्या वो दोनों ही केस में बराबर होगी। अगर हम केस ए देख लें, केस बी देख लें, तो क्या ये जो फोर्स की वैल्यू आई है ये दोनों ही केसेस में बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। क्यों, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मास तो ऑब्जेक्ट का अगर आप उसको खड़ा रखोगे तो भी उतना ही रहेगा, लेटा के रखोगे तो भी उतना ही रहेगा, तो मास तो यहाँ पे चेंज होगा नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी, आप सेम टेबल की बात कर रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगा, तो मास भी वही है, जी भी वही है। तो फोर्स भी जो एक्सर्ट कर रहा है हमारा वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, भले आप उस ब्लॉक को खड़ा होकर के रखो या आप उसको लेटा दो, ठीक है। तो फोर्स की हमने कितनी वैल्यू निकाल दी, 49 न्यूटन, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आगे की बात करते हैं। फोर्स आ गया हमारा, अब हमें निकालना है एरिया। तो देखो जब हमने इस ब्लॉक को खड़ा करके रखा हुआ है तो इसकी कौन सी साइड्स टेबल के कांटेक्ट में आ रही हैं, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया बी एंड सी, यानी कि ए बी और बी सी, ये दो साइड्स हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो पीछे साइड्स गई होंगी वो भी क्या होंगी, इसके कांटेक्ट में आएंगी, है कि नहीं। जो पीछे साइड्स गई होंगी, अभी तो हमें दिख नहीं रहा है, 3D पिक्चर नहीं है ये, ठीक है। तो बेसिकली जब हम ब्लॉक को रख रहे हैं टेबल के ऊपर, तो उसकी टोटल जो 4 साइड्स हैं, ठीक है, 4 साइड्स जो हैं वो टेबल के कांटेक्ट में आ रही हैं। तो एक साइड कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर की साइड्स क्या होती, बराबर होती। हमें इन डायमेंशन से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, यानी कि टेबल
का सॉरी जो ब्लॉक है उसका जो साइड जो कि टेबल के कांटेक्ट में आ रहा है वो किस शेप का है भाई, रेक्टेंगल के शेप का है, क्योंकि उसकी एक लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक है कितनी 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है L इंटू बी। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। कौन सा एरिया, इस ब्लॉक का जो कि टेबल के कांटेक्ट में आ रहा है। तो 20 इंटू 10 कर दो, कितना जाएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको करना पड़ेगा 10,000 से डिवाइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गए तो आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। किस चीज़ का एरिया, इसका साइड का एरिया जो कि टेबल के कांटेक्ट में आ रहा है। अब जो ब्लॉक का साइड का एरिया जो कि टेबल के कांटेक्ट में आ रहा है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट भी कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, है ना। अगर जे ब्लॉक है, ब्लॉक का जो भी एरिया टेबल के कांटेक्ट में आ रहा है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट भी कैसा होगा, इतना ही बनेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना बना, इतना बन गया। फोर्स अभी अभी हमने निकाला था कितना 49। क्या करना है, उसको फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो 49 डिवाइडेड बाय 0.02 जो कि किसके बराबर हो जाएगा 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप प्रेशर निकाल सकते हो पहली कंडीशन में जब आपने ब्लॉक को टेबल टॉप के ऊपर खड़ा करके रखा है। अब ये तो हमने पहले ही देख लिया कि भाई ब्लॉक को अगर खड़ा रखो, उसको लिटा दो, जो वो थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है टेबल टॉप के ऊपर वो कैसा रहेगा, इक्वली रहेगा। यानी कि सेकंड केस में भी थ्रस्ट की जो वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। किसकी चेंज होगी, एरिया की वैल्यू चेंज होगी। अब देखो इस केस में कौन कौन से साइड्स जो है कांटेक्ट में आ रहे हैं। एक साइड की जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर, दूसरे की है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, रेक्टेंगल बनेगा। यानी कि पीछे दो साइड्स हैं उनका मेजरमेंट भी कितना होगा 20 और 40 होगा। फिर से रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 40 इंटू 20 दैट इज 80, है ना। ये कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कर दोगे 10,000 से डिवाइड तो कितना जाएगा, 2 0 से 2 0 चले गए, आया कितना 0.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.8 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, आपका एरिया आ गया। फोर्स या थ्रस्ट जो है आपको गिवन है तो 49 डिवाइडेड बाय 0.08, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आ जाएगा आपका इधर देखो 612.5 न्यूटन, ठीक है। क्या किया 49 डिवाइडेड बाय 0.08 दैट इज इक्वल्स टू 612.5 पास्कल, या इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। आई बात समझ में, बस इतना सा था ये सॉल्यूशन। दोनों ही केसेस में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था ब्लॉक टेबल टॉप के ऊपर वो बराबर ही रहेगा। किसके बराबर होगा, उसके वेट के बराबर होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। मास दिया था, ग्रेविटी पता है कितनी होती है, निकाल लीजिएगा फोर्स। एरिया के लिए आप क्या करोगे, जब ब्लॉक खड़ा है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग बनेगा, जब वो लेटा है तब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग बनेगा, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे, डायमेंशंस आपको ब्लॉक की दी गई हैं तो आप एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट निकालोगे दोनों ही केसेस में और उसको फोर्स से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हो कि जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बना था कैसा, कम, तो देखो प्रेशर कितना बना था, प्रेशर हमारा बना था 2450, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा था, यहाँ पे कम बना था, ठीक है। तो प्रेशर क्या बन रहा था, ज़्यादा बन रहा था। वहीं जब हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया तो हमारा प्रेशर भी देखो कम बना, ठीक है। यही तो हम इतनी देर से प्रूव करना चाह रहे थे कि जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा रहता है, कम रहता है तो प्रेशर ज़्यादा बनता है। जब एरिया बढ़ जाता है कॉन्टैक्ट का तो उस पर लगने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। स्कूल बैग वाला जो भी हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखा था उसमें भी यही था। आई बात समझने। तो चलो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है प्रेशर एंड थ्रस्ट वो होता है कंप्लीट। हमने थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया, न्यूमेरिकल्स देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो कि होगा प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड बायोन्सी। अभी तक हम जो भी प्रेशर पढ़ रहे थे वो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे लगा रहा था, लेकिन व्हाट अबाउट लिक्विड्स या फ्लूइड्स, क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम पता करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
और साथ ही साथ पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वो बच्चे जो कि डिमांड करते हैं कि मैम चैप्टर वाइज हमें वीडियो लेक्चर्स चाहिए हैं, सीक्वेंस में चाहिए है, प्लेलिस्ट में चाहिए है, तो उनके लिए है ये एक सजेशन कि आप विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सीक्वेंस में प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में, और ना सिर्फ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चैप्टर्स की, बल्कि आपको वहाँ पे मिलेंगे नोट्स भी। तो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।